सर आपने कहा कि भाई ये जो है डिपेंड करता है सीजनलिटी, छुट्टियां, त्योहारों और प्रतिस्पर्धा पे। सर प्रतिस्पर्धा है कहां सर? हमने तो जो कुछ था उसका निजीकरण बेच के सब जीरो कर दिया सर। कुछ नॉमिनल शेयर अपने पास रखे। प्रतिस्पर्धा तब होगी जब गवर्नमेंट के 10-12 एयरलाइंस होगी अपनी। जब गवर्नमेंट की अपनी एयरलाइंस होगी तभी तो प्रतिस्पर्धा होगी। जब गवर्नमेंट की एयरलाइंस होगी तो कहां की प्रतिस्पर्धा? फिर तो वो मन चाहे डाका डालने चाहे लोगों की जेब पे। सर सुविधा देखो, सीटों के हालात देखो। मंत्री जी ने किया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने, कृषि मंत्री जी ने, क्या हाल थे एयर इंडिया के, कि सीट खराब थी उनकी। सर चलिए आम आदमी की छोड़िए, मंत्री जी को सीट नहीं मिली अच्छी। और मैं फिर कह रहा हूं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं मंत्री जी कि आप कुछ नया करके दिखाएंगे और प्रतिस्पर्धा पैदा करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से सर अच्छी कुछ फ्लाइटें चलाने का काम करेंगे। और मैंने आपसे मांग की है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में, वहां से मुंबई को से भी व्यापार होता है, दिल्ली से भी होता है, अरब कंट्री से भी होता है, लोग करते हैं। सर मेरी मांग है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में एक एयरपोर्ट आप बनाएं सर। वो एयरपोर्ट बनेगा तो मैं कहूंगा कि मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं बनेगा अध्यक्ष जी तो फिर मैं क्या कहूंगा कि एयरपोर्ट वहीं बनेगा जहां मंत्री चाहेंगे। और मंत्री जी किन की बात मानेंगे? आप मांग करते रहना सालों तक। साल इसलिए मांग करता रहूंगा अध्यक्ष जी कि जो लोग मुझे सुनते हैं उनको ये पता लगे कि सरकार सुनती शांति नहीं। सरकार मांग तो आदमी कर देता है, लेकिन सरकार ध्यान उनका रखती है जो उनके चाहते होते हैं। सरकार सबका ध्यान नहीं रखती। ये बात मेरे लोगों को पता लग जाए। थैंक यू सर। एक आखिरी में खत्म कर 30 सेकंड में सर इसमें जो जॉब्स हैं सर, अब ये गाइडलाइन है सर सुप्रीम कोर्ट की और डीओपीटी की भी, 45 दिन से ज्यादा पे पक्की नौकरी। सर ये कहां है पक्की नौकरी? ये पक्की नौकरी में, क्योंकि पक्की नौकरी देते हुए एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन देना पड़ता है सर, तो इसलिए हजारों लोग जॉब कर रहे हैं सर एयरपोर्ट पे। आप डाटा सर, आप तो गार्जियन है हमारे, डाटा देखो सर, मगर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कहां उनमें रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है? ये तो एक तरह से उनके अधिकारों पर डाका डालना हुआ ना सर। इसलिए मैं मंत्री से मांग करूंगा कि सबका और नियम, कायदे, कानून, यानी कि संविधान ने जो शक्ति दी उसके आधार पर आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। मैं आपका अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। जय भीम। वह कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? महोदय, यही प्रश्न सन 1947 से पहले कक्षा में किया गया था। उस समय विद्यार्थियों ने इसके अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा कि हम आकाश को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम सूरज को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर खड़े होकर पढ़ने वाला एक छात्र डबडबाई आंखों को लेकर खड़ा हुआ और पानी के भरे हुए घड़े की तरफ देखकर बोला, मैं प्यास से तड़प के मर भी रहा हूं, फिर भी मैं इस पानी के घड़े को देख सकता हूं, छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूं। और वो अछूत जाति का विद्यार्थी कोई और नहीं बल्कि हमारे भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। आज 75 वर्षों के बाद कक्षा भी वही है, सवाल भी वही है, पानी का घड़ा भी वही है, परंतु अगर कुछ बदला है तो वो ये कि किसी भी जाति का छात्र हो वो सबके साथ में बैठकर पढ़ भी सकता है, खेल भी सकता है, पानी भी पी सकता है। और इतना ही नहीं, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठ आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये ताकत दी है हमको हमारे संविधान ने। जब जब बात हमारे अधिकारों की आई है तब तब संविधान ने हमारी रक्षा करी है। फिर वो आईपीसी की धारा 377 से जूझ रहे परलैंगिक समाज के लोग हो, या श्रीकांत बोला जैसे दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा के अधिकार हो, या महिलाओं के लिए दहेज कुप्रथा का बोझ हो, संविधान ने हमेशा से रक्षा कर एक सूत्र में बांधने का काम किया है। मान्यवर, भारत के संविधान की लोकतांत्रिक यात्रा बहुत लंबी रही है। जब भारत आजाद हुआ तो उसके साथ कई और सहोदर राष्ट्र आजाद हुए, परंतु आज हम वहां देखेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर कहीं अराजकता है, कट्टरता है, सांप्रदायिकता है, भुखमरी है, गरीबी है, परंतु भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आज उन्नति के शिखर पर बैठा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान माना, हमने संविधान को ही पहला धर्म माना। लंदन में मुस्कुराते हुए कवि चर्चिल ने कहा था कि ये देश आजाद हो भी जाए तो बहुत दिन तक टिकेगा नहीं, ये टूट कर बिखर जाएगा। अब मुझे लगता है नर्क में चर्चिल की आत्मा देख रही होगी तो सोच रही होगी क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्योंकि आज का ये वही भारत है जो पूरी दुनिया में स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है।
ये वही भारत है जो ओलंपिक के अंदर टोक्यो की धरती पर झंडा तिरंगा लहरा देता है। ये वही भारत है जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक पूरी दुनिया में सबसे कम बजट में पहुंचा देता है, क्योंकि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, जिससे हम प्रगति के सोपान को चढ़ते जा रहे हैं। और अगर इसी तरह से प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा तो यकीन मानिए 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य एक सूक्ष्म मात्र होगा। इसीलिए अंत में मैं जाते जाते कहूंगा कि वर्तमान का गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट या पेप्सी को, इन सबको भी हमने दिए हैं अपने भारत के सीईओ। अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हमारे हैं। खेल जगत में चमकने वाले भी भारत के सितारे हैं। अपने पौरुष के बल पर दुनिया को सदा बतलाएंगे, विश्व गुरु हम कल भी थे, आज भी हैं और सदा कहलाएंगे। हमारी युवा संसद के विजेता बरेली से श्री धीरेन्द्र सिंह। बहुत बहुत बधाई भाई। बहुत अच्छा। मैं एमबीए का छात्र MBA कहाँ पर? मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मैं पंजाब से कर रहा हूँ। जब पंजाब में? हाँ, रहने वाला बरेली। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा भाई, विकसित भारत वाली बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका अवसर। बहुत अच्छा, शाम से तो नमस्कार, जय भीम।